हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स यानी आपकी शिक्षण विधियों को। तो सबसे पहले टीचिंग मेथड्स होते क्या है? टीचिंग मेथड इज अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में जो आपका टीचिंग मटेरियल है, जो भी आपको टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, क्या कंटेंट आप किस तरीके से उसको बच्चों के सामने रखेंगे, वही होते हैं आपके टीचिंग मेथड। हिंदी में जैसे कहते हैं शिक्षण विधियां। अब देखिए, जो आपकी शिक्षण विधियां होती हैं वो आपकी टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड के बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग में पढ़ा था कि आपकी टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होती है। एक तो ऑटोक्रेटिक टाइप की टीचिंग होती है जिसमें टीचर जो है वो मेन होता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं यहाँ पर। फिर होता है आपका डेमोक्रेटिक, जिसमें क्या होता है चाइल्ड और टीचर दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर लेजर स्पेयर हमने पढ़ा था, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, ठीक है। नॉन इंटरफेयरिंग, यानी टीचर का इंटरफेरेंस यहाँ पे सबसे कम होता है और चाइल्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी बेसिस पर आपके टीचिंग मेथड्स भी डिवाइडेड होते हैं, टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड। पहला कैटेगराइजेशन अगर आप देखें, हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि हम किस तरीके से बच्चों के सामने चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे टेलिंग मेथड हो सकता है, कथन विधि, तो उसमें आपका क्या आ सकता है लेक्चर मेथड, जहां पर टीचर जो है बस खाली एक लेक्चर दे रहा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जहां बच्चों से सवाल जवाब किए जाते हैं। डिस्कशन हो सकता है, यहाँ पर बेसिकली बच्चों और टीचर के बीच में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, ठीक है। फिर शोइंग मेथड हो सकता है, यहाँ पर आप दृश्य विधि कह सकते हैं हिंदी में, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसे आप साथ में डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट और अदर टीचिंग एड। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है जिसे आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। फिर होता है आपका डूइंग मेथड, यानी कि क्रिया विधि। इसमें आते हैं आपके प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जहां पर बच्चों को कोई काम दिया जाता है और बच्चे उसमें एक्टिविटी करके सीखते हैं, ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट बच्चों को दिया और बच्चे उस प्रोजेक्ट को खुद से करेंगे और फिर सीखेंगे। फिर होता है चौथा आपका इंटेलेक्चुअल मेथड, जहां एनालिसिस, सिंथेसिस, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड आपके होते हैं, जहां बच्चों को अपने कॉग्निटिव स्किल्स का यूज करना होता है, चिंतन करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, एनालिसिस, सिंथेसिस करना होता है और उसके दौरान बच्चे सीखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के आपके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड आपका हम देख रहे हैं स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है। आज के वीडियो में हम टोटल 10 आपके टीचिंग मेथड डिस्कस करेंगे, बाकी हम पार्ट 2 में करेंगे। तो पहला मेथड जो हम बात करेंगे वो है स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसे आप कहानी कथन विधि भी कहते हैं। ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। टीचर सेंटर्ड मेथड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किस तरह की कहानी सुनाई जाएगी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टीचर पर। टीचर कहानी सुना रही है यहाँ पर और बच्चों को समझा रही है कहानी के थ्रू जो भी टॉपिक या कोई भी जो चीज बच्चों को सिखाना चाहती है। अब देखिए, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन लोअर क्लासेस। छोटे बच्चों के लिए ये विधि बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट रहती है, चाहे हम इंग्लिश की स्टोरीज की बात करें या हिंदी में कहानी की बात करें, ये दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए सही है, ठीक है। आप छोटी क्लासेस में इसका प्रयोग करते हैं बच्चों को आप चीजें सिखाने के लिए। अब इसके मेरिट्स क्या 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 लाभ होते हैं इस मेथड के। सबसे पहला है इमेजिनेशन डेवलप होती है। जब आप कहानी सुनाते हैं बच्चों को तो बच्चों की कल्पनाशीलता इसमें विकसित होती है, ठीक है। बच्चे कल्पना करते हैं, उन कैरेक्टर्स को इमेजिन करते हैं, क्या स्टोरी में आप जो बता रहे हैं वो घट रहा है, उसको बच्चे अपनी इमेजिनेशन के थ्रू सोचने की कोशिश करते हैं। फिर है कंसंट्रेशन डेवलप होता है, बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनते हैं, ठीक है, तो अटेंटिव बनते हैं बच्चे इससे। फिर है वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। स्टोरी में जो जो आपके नए नए वर्ड्स आते हैं वो बच्चों के नए होते हैं, तो बच्चों की वोकैबुलरी लगातार इंक्रीज होती जाती है, नए नए शब्द बच्चे सीखते हैं। फिर है इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। कोई भी चीज अगर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कहानी के फॉर्म में आप बच्चों को सुनाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उस टॉपिक को जल्दी सीख जाता है। और फिर मॉरल वैल्यू डेवलप होती है। जब भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो हमेशा हम कोई ना कोई मॉरल वैल्यू बच्चे के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए ऑनेस्टी के ऊपर कोई कहानी सुनाई, तो बच्चों के अंदर ईमानदारी के प्रति जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है कि हमें अपनी लाइफ में ऑनेस्ट होना चाहिए, या ट्रुथफुलनेस हो गया, ठीक है, या फिर आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो क्वालिटीज हैं वो आप कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। जब आप कहानी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप बच्चों से पूछते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर कोई ना कोई मॉरल वैल्यू डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह स्टोरी टेलिंग मेथड। सेकंड मेथड जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है। टेक्स्ट बुक मेथड जिसे हम पाठ्य पुस्तक विधि भी कहेंगे, ये भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। टेक्स्ट बुक जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो कि NCERT द्वारा निर्मित होती हैं, ये स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है, और
चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड होती है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि किस लेवल का जो बच्चा है या कौन सी कक्षा का जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग किताब किस तरह की होनी चाहिए, कैसे उसमें चित्र होने चाहिए, कैसा उसमें भाषा होनी चाहिए, वो सब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। तो ये जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स एज स्टैंडर्ड होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं, ताकि बच्चे के लिए वो समझने में आसान हो। अब टेक्स्ट बुक्स में जो भी लिखा होता है उनको टीचर जो है रीड भी करती है और साथ ही साथ उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हुए बच्चों को समझाते हुए जाती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का एक फायदा ये भी है कि जो बच्चे हैं वो टेक्स्ट बुक को खुद भी पढ़ सकते हैं और खुद उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार आपने क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा दिया तो बच्चा घर पर जाकर स्व अध्ययन कर सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो है आपका लेक्चर मेथड, जिसे आप व्याख्यान विधि कहेंगे। टीचर सेंटर्ड मेथड है ये भी, ठीक है, और ये ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट मेथड है, पहले से चला आ रहा है, बहुत ही पारंपरिक। हमारी जो गुरुकुल वाली सभ्यता थी उसमें भी यही था कि गुरु जो है लेक्चर देते थे और शिष्य सब सुनते थे। मेरिट्स अगर हम देखें तो इस विधि के क्या है, टीचर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए क्या किया जा सकता है, बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस टीचर आए, खड़े हुए, उन्होंने अपने टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना शुरू किया और बच्चे बस खाली पैसिव लिसनर की तरह सुन रहे। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों का ध्यान यहाँ पे भटक जाता है, ठीक है, कुछ बच्चे तो सो जाते हैं। तो आपको अगर बच्चों को अटेंटिव रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तभी आपको भी समझ में आएगा कि बच्चा जो है आपकी बात सुन रहा है या नहीं। और अगर मान लीजिए कहीं पे बच्चा गलत आंसर कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको नए एग्जाम्पल्स देके उस समय बच्चे को वो चीज क्लियर करनी है। फिर है सेकेंड, लेक्चर शुड बी लॉजिकली सीक्वेंस्ड, सिस्टमैटिक एंड अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव। ठीक है, तो लेक्चर मेथड हमेशा बोरिंग ही नहीं होता। आप अगर उसे बहुत ही लॉजिकली सीक्वेंस करें, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक लेक्चर को अगर डेवलप किया जाए तो वो भी काफी इंप्रेसिव हो सकता है। तो लेक्चर हमेशा कैसा होना चाहिए, जो भी टॉपिक आपने लिया है उस पर लॉजिकली सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक होना चाहिए और बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट आए जिसे सुनने में। फिर है होल टॉपिक कम्स इन फ्रंट ऑफ आइज इन लेस टाइम। कम समय में जब आपको पूरा टॉपिक बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है तो लेक्चर मेथड काफी अच्छा रहता है। और चीप मेथड है, सस्ती विधि है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी कितनी भी बड़ी कक्षा क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पर आप लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा आपकी बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में अगर आपको कम समय में अपना टॉपिक पहुंचाना है तो लेक्चर मेथड उसके लिए काफी उपयुक्त रहता है। आजकल तो बड़ी बड़ी क्लासरूम्स होती हैं और अगर आपके पास 100 से भी अधिक बच्चे, 150-200 बच्चे नहीं है तो भी क्या होता है, आजकल माइक वगैरह का यूज होने लगा है, इसकी सहायता से टीचर जो है इजीली लेक्चर प्रोवाइड कर पाते हैं। फिर डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो लेक्चर मेथड की कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये बोरिंग हो सकता है, अगर लेक्चर जो है वो अच्छा नहीं है तो बच्चों को बोरियत हो सकती है, बच्चों का इंटरेस्ट चला जाएगा उसमें। लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं होता। करके सीखने का जो सिद्धांत है, जो आज की हमारी जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस पर बल देती है कि बच्चे खुद करके चीजों को सीखे, उसको ये फॉलो नहीं करता है। लेक्चर मेथड में कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड होता है, जैसा टीचर चाहेगा उसी तरह का लेक्चर देगा और बच्चे जो है क्या करते हैं, पैसिव लिसनर की तरह सुनते हैं। ठीक है, पैसिव लिसनर की तरह सुनते हैं। बस इंटरेस्टिंग क्या बनाया जा सकता है कि टीचर जो है जब बीच में क्वेश्चनिंग करे। और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, यानी आज के समय के जो आप कह लीजिए टीचिंग एड्स हैं या जो वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह में जहां यूज किया जाता है स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह, वो सब यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं हो रहा, तो बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। चिल्ड्रन अब पैसिव लिसनर्स की तरह होते हैं, ये हमने बात कर ली। और इंडिविजुअल डिफरेंस पर यहाँ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। भाई लेक्चर मेथड आप दे रहे हैं तो यहाँ पे सारे बच्चे जो है कक्षा में बैठे हुए हैं, आप इंडिविजुअली एक एक के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। जो लेक्चर है वो सबके लिए क्या है, बराबर है। जैसे कि हम क्या करते हैं, आज का जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट मेथड्स को इंकॉर्पोरेट किया जाता है, क्योंकि सारे लर्नर्स एक जैसे नहीं होते, सबके लर्निंग स्टाइल्स अलग हैं। कुछ लोग सुन के सीख लेते हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं, कुछ लोग जब तक एक्टिविटी खुद ना कर ले तब तक उन्हें समझ में नहीं आता। तो इसीलिए एक टीचर को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट मेथड्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। लेकिन लेक्चर मेथड में आपको सुविधा नहीं मिलती है। लेक्चर मेथड में आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो बच्चों को सबको जो है यहाँ पर सुनकर ही सीखना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस अगर कोई जो है सिर्फ सुनकर नहीं सीख पाता है या कोई स्लो लर्नर है या किसी को पर्टिकुलर किसी एग्जाम्पल से सब समझ में नहीं आता है तो वो बच्चे यहाँ पर नहीं सीख पाएंगे। लेकिन लेक्चर मेथड में आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख सकते। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो कि है आपकी प्रदर्शन विधि। ये भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना हो, ठीक है, वो टीचर करके दिखाता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो डायरेक्टली बच्चों के हाथ में नहीं दिया जा सकता, कि उसमें कुछ केमिकल्स उसमें यूज होने, ठीक है, हार्श केमिकल्स हैं जिनसे बच्चों को क्या हो सकती है, कुछ हानि पहुंच सकती है। तो टीचर क्या करती है, केयरफुली उस एक्सपेरिमेंट को खुद ही कंडक्ट करके दिखाती है और बच्चे जो है उसको देखते हैं।
तो यहाँ पर ये टीचर सेंटर मेथड हो गया, जहां पर टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, बच्चे उस चीज को बस देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि लेक्चर मेथड से थोड़ा सा अच्छा हुआ ये, क्योंकि लेक्चर मेथड में सिर्फ बच्चे सुनकर सीख रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि टीचर चाहे डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही है तो बच्चों के ज्यादा सेंसेस एक्टिव है, बच्चे देख भी रहे हैं उस चीज को। तो इलस्ट्रेशन जो हो रहा है टॉपिक का विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि टॉपिक पे जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं या एक्सपेरिमेंट है उसको दिखाया भी जा रहा है और उसे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। ज्यादातर साइंस में यूज होता है जहाँ आपको एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होते हैं, और अगर आपको कोई चार्ट वगैरह दिखाना है बच्चों को, जैसे कि आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, या फिर आप श्वसन तंत्र पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो आप खाली जब बोलेंगे तो उससे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे चार्ट पे डायग्राम में शो भी कर देंगे तो बच्चे को पर्टिकुलरली हर ऑर्गन का क्या फंक्शन है वो सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप फिजिक्स वगैरह में मशीन्स वगैरह के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप उसे किसी चार्ट में शो कर देंगे या कोई मॉडल दिखा देंगे बच्चे को, वहां पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, तो वो बच्चे के दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड जिसे हम अनुवर्ग शिक्षण विधि कहते हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हम इसलिए कह रहे हैं, ट्यूटोरियल मेथड में क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है इन होमोजीनियस ग्रुप्स, ठीक है, समजातीय समूह बना दिए जाते हैं, सिमिलर एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स को एक साथ रख दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से आपने 5-5 के ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स आपने ऐसे रखे जो काफी वीक हैं, ठीक है, फिर 5 स्टूडेंट्स आपने ऐसे रखे अच्छे हैं पढ़ने में, काफी इंटेलिजेंट है, फिर 5 स्टूडेंट्स आपने ऐसे ग्रुप बनाया जो एवरेज है। तो आपको ये पता चल जाता है आपने ग्रुप्स अलग अलग बना दिए। अब आप क्या करेंगे, जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपने जब गिफ्टेड आप स्टूडेंट्स के पास गए, जहां जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको थोड़ी देर टॉपिक को बताया और उसके बाद उन्हें क्वेश्चन दे दिया। आपको पता है कि ये एक बार में टॉपिक को पकड़ लेंगे और क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बाद जब आप वीक स्टूडेंट्स के ग्रुप के पास गए तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा समय दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बच्चे स्लो लर्न करते हैं, तो इनको ज्यादा समय देना है, ज्यादा एग्जाम्पल्स देने हैं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर आप एवरेज स्टूडेंट्स के पास गए, मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स में जाकर बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। पहले आपको क्लास को होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उसके बाद आपको जाकर इन ग्रुप्स को इंडिविजुअली जाकर अटेंशन देना है। तो यहाँ एबिलिटी ग्रुपिंग होती है और उसके बाद आप इंडिविजुअली हर ग्रुप के पास जाकर बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो टीचर यहाँ पर क्या दे सकती है, इंडिविजुअल अटेंशन दे सकती है। नेक्स्ट है आपका 6th मेथड, जो कि है क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसे आप कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, हिंदी में प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे। ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर मेथड है, आप कहेंगे आंसर तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे टीचर सेंटर्ड मेथड क्यों कह रहे हैं। तो टीचर सेंटर्ड मेथड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है और किस टॉपिक से आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो कौन डिसाइड करता है, टीचर डिसाइड करता है। क्वेश्चन आंसर मेथड आपका दिया था ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस, ठीक है, सुकरात कहते हैं हिंदी में, आइडियलिज्म को ये फॉलो करते थे। इनका कहना ये था कि नॉलेज जो है वो बच्चे की आत्मा में पहले से ही उपस्थित है, हमें बस उसे क्वेश्चन आंसर करके बाहर निकालना है। तो इनका कहना क्या है कि नॉलेज बच्चे के पास पहले से, बस उससे सवाल जवाब करो और उस नॉलेज को बाहर लेकर आओ। टीचर ब्रिंग्स आउट बाय क्वेश्चनिंग एंड देयरबाय प्रेजेंट्स द टॉपिक। और जब टीचर जो है बार बार क्वेश्चंस करके बच्चों से आंसर्स निकलवा के बच्चों के सामने टॉपिक को प्रेजेंट करती हैं, नॉलेज उनके पास पहले से ही है, हमें बस प्रॉपर क्वेश्चंस, एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछकर और उनके आंसर्स लेकर हमें आगे बढ़ना है और बच्चों के सामने टॉपिक को प्रेजेंट करना है। टीचर और स्टूडेंट यहाँ पे दोनों लर्न कर रहे हैं, ठीक है। टीचर यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों के सामने टॉपिक पूरा आ पाए। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन मेथड, जिसे आप कहते हैं परिचर्चा विधि। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सेंटर में है। टीचर और चाइल्ड बोथ आर एक्टिव, ठीक है, दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ टीचर भी एक्टिव है और चाइल्ड यानी बच्चे भी एक्टिव है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिबेट टाइप होता है, ठीक है। परिचर्चा में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने कोई सवाल किया है तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर है, ठीक है, और उसके बाहर आपको कोई आंसर नहीं करना है, बस वही उसका आंसर है। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, इसके आंसर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, काफी डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे अपने तरह के विचार दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लॉजिकली अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। इस विधि में बच्चों के अंदर टॉलरेंस डेवलप होता है, बच्चों के अंदर सहनशीलता आती है, क्योंकि जब आपको डिबेट करना है या डिस्कशन करना है, अपना पॉइंट रखना है, तो आपको दूसरों को सुनना भी तो पड़ेगा कि सामने वाला क्या पॉइंट दे रहा है, उसके
फेवर या अगेंस्ट में आप क्या करोगे, फिर अपना पॉइंट रखोगे, ठीक है, उसके काउंटर आप पॉइंट्स जो रखोगे उसके लिए आपको दूसरे का पॉइंट सुनना पड़ेगा। तो यहाँ सहनशीलता आती है, बच्चे अच्छे श्रोता बनते हैं जहां आपको दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। चिल्ड्रन लर्न टू लिसन पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, बच्चे को दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी यहाँ पर समझना है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है। जब आप दूसरे के पॉइंट को समझोगे फिर तर्कपूर्ण रूप से आप रीजन देने की कोशिश करोगे कि आपको काउंटर यहाँ पर पॉइंट देने हैं सामने वाले के स्टेटमेंट में, तो लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूरिस्टिक मेथड पर, जिसे आप क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पर चाइल्ड जो है वो एक्टिव है, स्टूडेंट एक्टिव है और टीचर बस यहाँ पर क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। किसने दिया है, H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ह्यूरिस्टिक मेथड किसका दिया हुआ है, ठीक है, चाइल्ड लर्न्स बाय हिज ओन डिस्कवरी, तो अपनी खोज से बच्चा सीख रहा है, बच्चा खुद डिस्कवर कर रहा है और उसी के दौरान वो लर्निंग हो रही है उसकी। प्रॉब्लम इज पोज बाय टीचर, बच्चों के सामने कुछ ना कुछ समस्या रखी जाती है और साथ ही साथ टीचर ये भी बताती है कि आपको इसके सोल्यूशन कहाँ पर मिल सकते हैं। जनरली प्रेजेंट प्रॉब्लम रखी जाती है, कोई ना कोई करंट टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या बच्चों के सामने रखी जाएगी। प्रॉब्लम इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो कोई रियल प्रॉब्लम हो, इमेजिनरी प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखी जा सकती है। प्रोसेस आपका ह्यूरिस्टिक मेथड का किस तरीके से होता है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होगा, समस्या का चुनाव होता है, फिर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण होता है कि बच्चे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उसके लिए बच्चे एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर इस परिकल्पना के बाद बच्चे इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उस डेटा का एनालिसिस होगा और उस एनालिसिस के बेस पे बच्चे कंक्लूजन निकालेंगे, यानी कि कोई निष्कर्ष निकालेंगे। इस विधि में बच्चे इंडिविजुअली भी वर्क कर सकते हैं और ग्रुप में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, अकेले भी काम कर सकते हैं, समूह में भी काम कर सकते हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसी पूरे प्रोसेस को, ठीक है, पॉलन एंड डंकर, ये दो अलग नाम है, ठीक है, पॉलन और डंकर दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड को ही इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का है। 9th हम देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड, जिसे आप क्या कहते हैं, परियोजना विधि। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ भी बच्चा खुद से ही करके सीख रहा है। किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दी है, ठीक है, तो W.H. किलपैट्रिक का दिया हुआ है प्रोजेक्ट मेथड, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है, ठीक है, प्रयोजनवाद पे बेस्ड है। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चे समूह में काम करते हैं, बच्चों के सामने अगेन कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, कोई ना कोई समस्या बच्चों के सामने रखी जाएगी, ठीक है, और वो समस्या कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। इमेजिनरी प्रॉब्लम आप बच्चों के सामने नहीं रख सकते। ये कुछ ना कुछ ह्यूरिस्टिक मेथड से ही जुड़ी हुई है, लेकिन फर्क यहाँ पे यही है, ह्यूरिस्टिक मेथड में हमने क्या देखा था कि इमेजिनरी प्रॉब्लम भी रखी जा सकती है, जबकि यहाँ हम देखेंगे प्रॉब्लम हमेशा रियल होनी चाहिए। बच्चे जब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके दौरान वो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। यानी कि इस प्रोजेक्ट विधि में जब बच्चा किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है तो उसमें सोसाइटी का भी कुछ बेनिफिट हो, ठीक है, सोशल बेनिफिट के लिए कुछ होना चाहिए और इससे बच्चे को क्या मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, ठीक है, रियल प्रॉब्लम है और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल, आप इसका कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो बच्चे को कैसी नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड में मिलता है। और लास्ट जो हम मेथड देखेंगे वो है आपका डिस्कवरी मेथड, जिसे आप कहते हैं खोज विधि। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे अपनी खोज के द्वारा यहाँ पर सीख रहे हैं। यहाँ पर टीचर जो कोई पहले हो चुकी पुरानी घटना है उसका जिक्र बच्चों के सामने करती है और उसके बारे में बच्चों को फैक्ट्स वगैरह डिस्कवर करने के लिए कहती है। तो लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है, बच्चे खुद करके सीख रहे हैं और पास्ट इवेंट जो भी कोई घटना पहले हो चुकी है उसके बारे में बच्चों को यहाँ पे डिस्कवर करना होता है, खोजना होता है, उसके फैक्ट्स डिस्कवर करने होते हैं। उसी के दौरान बच्चे जो है उस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं या उनकी लर्निंग हो पाती है। तो आज हमने ये 10 मेथड्स डिस्कस किए। इसके आगे के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो टीचिंग मेथड्स हैं आपके जो लैंग्वेज या साइंस या मैथ्स या जो आपके सब्जेक्ट की पैडागॉजी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट पैडागॉजी के लिए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीचिंग मेथड्स, ठीक है, इनको आपको जरूर तैयार करना है सीटेट के लिए। इसके अलावा अगर आप सीटेट के और टॉपिक्स भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, सभी की थ्योरीज हम डिस्कस की हुई है। लर्निंग के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंटेलिजेंस के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज वहां पर डिस्कस हुई है जो आपके लिए आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए हेल्पफुल हुई है। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप जरूर कर लीजिएगा जिससे मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।